नरेंद्र मोदी कायर है, इस सदी का जनरल डायर है। निहंग सिखा रहे हैं, वो यहाँ ना आए, हमने उनको बुलाया नहीं है। सरकार की हार इसमें भी है, इस वजह से भी हुई है कि देश के कोने कोने से लोग आए हैं, तो वो ना किसी को पाकिस्तानी कह पा रहे हैं, ना किसी को खालिस्तानी कह पा रहे हैं, ना किसी को चाइनीज़ कह पा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े जो भी उन्होंने कोशिशें की, सब वहाँ पे विफल हो गई। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 23 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। हर तरफ से नाकाबंदी कर दी जाती है, हर तरफ पुलिस के टीयर गैस, पैलेट गन्स और लाठियां रहती हैं जिनमें कीलें लगी होती हैं। लोगों के पास इंटरनेट बंद रहता है, लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और तब बंगला साहिब गुरुद्वारा अपना दरवाज़ा खोलता है। नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, कुछ लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये किस तरह की मूवमेंट है? देखिए, लड़ाई इंसाफ की है, तो इंसाफ की कोई कीमत नहीं होती है कि जिनके बच्चे मरे हैं उनको आप कुछ करोड़ रुपए, वो भी प्रोपेगेंडा में जितना आप लगाते हैं उसके चंद ही रुपए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले इस्तीफा दिलाओ और पूरे शिक्षा प्रणाली का जो आप निजीकरण बेचा जा रहा है हमारी यूनिवर्सिटियों। बात मुआवजे की नहीं है, बस बात पूरे सिस्टम की है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न्याय की बात है, न्याय की मांग है। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨਟਾਈਟਲਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮੀਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਸਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਿਤੀ ਹੈ। और असी इन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है साडे चैनल दे उत्ते। सबसे पहला मैं हिंदी और पंजाबी दोनों में बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, कुछ रूमर्स हैं, अभी कल से वो रूमर्स ज़्यादा तेज हुए हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा बयान दिया गया है कि जो सिख निहंग सिख आ रहे हैं वो यहाँ ना आए, हमने उनको बुलाया नहीं है। क्या ये रूमर्स हैं या सच में ऐसा कोई बयान है? और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पंजाब के बारे में वहाँ बैठे लोग, कुछ चीज़ें तो आ रही हैं बहुत पॉजिटिव, तो पंजाब के बारे में क्या व्यू है? और पहले ये रूमर्स के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे। ओके, तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप हमसे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि पंजाब के बारे में मैंने जो भी वहाँ पे देखा, पहली बात तो हिंदुस्तान के एक एक कोने से लोग वहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि सरकार की हार इसमें भी है, इस वजह से भी हुई है कि देश के कोने कोने से लोग आए हैं, तो वो ना किसी को पाकिस्तानी कह पा रहे हैं, ना किसी को खालिस्तानी कह पा रहे हैं, ना किसी को चाइनीज़ कह पा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े जो भी उन्होंने कोशिशें की, सब वहाँ पे विफल हो गई। दूसरी बात कि मैंने पर्सनली तो ये बात नहीं सुनी है, मैंने जो भी ऑनलाइन भी देखा, वो मैंने यही देखा कि मान लीजिए कि एक महिला है, उसके किसी पोस्ट पे कुछ भद्दे कमेंट्स आ रहे थे कि तुम्हारा एड्रेस क्या है बताओ, तुमको देख लेंगे। तो कुछ सिख भाई वहाँ पर खड़े होके
पूछ रहे हैं उस वीडियो में कि बताओ तुमको एड्रेस चाहिए क्या, या फिर वहाँ पे जो निहंग सिख की आप बात कर रहे हैं उनका भी जो जिस तरीके से प्रोजेक्शन हो रहा है वो यही हो रहा है कि पुलिस के सामने शील्ड बनकर जो कोई खड़ा हो पा रहा है वो वही लोग खड़े हो पा रहे हैं। या फिर आप देखिए कि किस तरीके से 20 तारीख को जो बर्बरता हुई दिल्ली पुलिस द्वारा, तो सबसे पहले कोई जो जगह जो अपना दरवाज़ा खोलती है उन छात्रों के लिए, जो सही मायने में कहा जाए तो वो सोच के अभी भी मेरे गूज़बम्स हो जा रहे हैं कि लोगों के पास कहीं जाने को जगह नहीं है। यूं ही लोग, ये किसी स्टेट से किसी नेता का दिया हुआ नारा नहीं है, ये लोग खुद बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कायर है, इस सदी का जनरल डायर है। हर तरफ से नाकाबंदी कर दी जाती है, हर तरफ पुलिस के टीयर गैस, पैलेट गन्स और लाठियां रहती हैं जिनमें कीलें लगी होती हैं। लोगों के पास इंटरनेट बंद रहता है, लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और तब बंगला साहिब गुरुद्वारा अपना दरवाज़ा खोलता है, बाकायदा वो लोग मैसेज डलवाते हैं सोशल मीडिया पे कि आप हमारे पास आइए। वो उनको खाना देते हैं, वो उनको चप्पलें देते हैं जो भगदड़ में लोगों की छूट गई होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये किसका बयान है, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगी, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है और जो मैं वहाँ पे जान पाई, सुन पाई, वहाँ रहकर, वहाँ सोशल मीडिया पर, मेरी इतनी ही जानकारी है। मैं इस माड़ा जिहा ऐड करना चाहूँगा। ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਈਵਨ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ तरीके ਨਾਲ ਉਹਦੀ इंस्पिरेशन भी है। ओके इनफैक्ट मैं इस पे दो बातें ऐड करना चाहूँगी कि अभी हम जान रहे हैं कि फार्मर्स का भी प्रोटेस्ट जो यूएस इंडिया ट्रेड डील हुआ है टैरिफ को लेकर, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज कराने वो जंतर मंतर पे पिछले महीने आए भी थे और अभी भी उनको बॉर्डर पे रोक लिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सॉलिडारिटी जो मैं ये कहना चाहूँगी, जो उत्तर प्रदेश बिहार का रिश्ता जो पश्चिमी इलाकों में है, हरियाणा पंजाब में, जो एक मजदूर और किसान का जो रिश्ता है, उसके बावजूद उस रिश्ते के आगे पहुंचते हुए सोशल मीडिया ये काम कर रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग, माफ़ करिएगा मैं रील्स और मीम्स के माध्यम से बात करूं, लेकिन ये माध्यम आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है कि जहाँ पे एक पंजाबी लड़का भोजपुरी में पूछ रहा है कि बिहार के भाइयों कहाँ हो, और वहाँ मुझे नहीं पता उन दो लड़कों में क्या रिश्ता है, वो एक दूसरे को जानते हैं क्या, लेकिन वो रील कट करके एक बिहार का लड़का फिर पटना का आंदोलन दिखाते हुए कह रहा है कि हम यहाँ हैं भाई, फिर वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो ये आंदोलन देश भर के बीच में एक सॉलिडारिटी पैदा कर रहा है, और फिर से दोहराती हूँ, इसीलिए ये नरेंद्र मोदी की इसी में सबसे बड़ी हार है। हाँ, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आपकी बात से दो बातें तो स्पष्ट होती हैं कि ये जो मैंने बात भी कही, मुझे भी वो रूमर्स ही लग रहे थे। तो वो एक रूमर है जो सिखों के बारे में फैलाया जा रहा है कि पंजाब के लोग यहाँ पे ना आए, तो वो इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं कमज़ोर और पंजाब की सपोर्ट ना ले पाए। जैसे अमीन ने बोला कि एक इंस्पिरेशन है पंजाब, तो वो अगर इंस्पिरेशन को कहीं बांटने में, क्योंकि जो आपने कहा कि जितनी उनकी जो मोहरें बना रखी थी, अर्बन नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम हैं, ये सारी चीज़ें अब काम नहीं आ रही, तो वो डिब्बे के अंदर पड़ी है, तो अब नई चीज़ कुछ ऐसे बांटने का एक काम है। तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਨ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 23 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ 'ਚ 23 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟੋਸਿਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਕੈਟੋਸਿਸ ਵੱਧਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਟੇਸਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕੋਈ ਡੋਂਗਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਗਿਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 116 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਫੀਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। 65 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 65 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਤਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ 23 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਬਿਲकुल। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ मेरा सवाल है वो आप दोनों को है कि ये जो मूवमेंट है, आपकी बात से, अदिति की बात से ये लगा कि एक नेशनल मूवमेंट बन चुका है, जब बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है किसान संघर्ष के बाद अभी 6 साल हो गए, 6 सालों में लोगों ने बहुत कुछ देखा, तो शायद ये जो भी मूवमेंट है नेशनल लेवल का एक इसका रूप तो दिख रहा है, पर आप इसको कैसे समझ पा रहे हैं कि क्या ये इसको ऐसे देखा जा सकता है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ, जो मतलब नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, कुछ लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये किस तरह की मूवमेंट है? और उसके बाद अगली बात हम करेंगे। देखिए, लड़ाई इंसाफ की है, सीधी सी बात है। एक लाइन में हमें यहाँ पर इतना कुचला गया है, हिंदुस्तान की जनता को पिछले 10-12 साल में इतनी प्रताड़ना, इतनी अराजकता सरकार द्वारा फैलाई हुई, लोगों द्वारा नहीं, सरकार का पूरा एनार्की, लोग होप खो गए थे। अभी नेपाल में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, हमें नहीं पता वो कैसे हुआ जी। यहाँ पर एक बेसिक डिमांड कर रहे हैं, और लगातार सांस्थानिक हत्याएं हुई हैं बच्चों की जी। रोहित वेमुला, एस अनीता, इसी नीट के वजह से उनको शहादत देनी पड़ी। तमिलनाडु की छात्रा थी जी, नीट के खिलाफ लड़ाई की पहली बिगुल बजाते हुए उनकी शहादत हो गई। सेंथिल रहे, मुत्तू रहे, ये दर्शन, पायल तड़वी जी, ये सारे लोग, उसके बाद ये जो 21-22 और न जाने कितने छात्रों का हमें पता भी नहीं चलता होगा, ये छात्रों का जो सुसाइड है वो तो हम ये उनका इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, ये पूरी संस्था, पूरा एजुकेशन का जो शिक्षा प्रणाली है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो उनको फोर्स कर रहा है। आप देखिए कि एक देश निराशा में कितना घिर सकता है कि उसके देश का बच्चा अगला दिन जीने लायक ना समझे। तो इसमें एक आदमी का इस्तीफा कौन सा बड़ा मांग है जी। हमने तो नहीं बोला कि सरकार ही गिरा दो जी, वहाँ किसी, लेकिन अब लोग, जो पुलिस ब्रुटैलिटी वहाँ हुई है जी, अब लोग पूछ रहे हैं कि जो लगातार सालों साल का जो एक सवाल था
न्याय का सवाल था वो सारा। जी चाहे उमर खालिद का, चाहे शर्जील इमाम का सवाल हो, चाहे JNU, जामिया, अलीगढ़, जितनी स्कूल्स तोड़े जा रहे हैं, अभी गौहर यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में जिस पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, ये सारे लोग अब आ गए हैं न्याय मांगने। जितनी लाशें बिछाकर बीजेपी सरकार ने रखी है, RSS की सरकार ने रखी है, उसका हिसाब किताब कभी तो होना था। और वो सारे लोग जो अभी तक डरे हुए थे ना, लाठी खा के फिर डर खत्म हो जाता है, और उनका डर खत्म हो गया 20 तारीख को। अब वो वहाँ पे डटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सलाहकार हमारे महाराज को यही सलाह देगा कि मंत्री को निकाल फेंको अगर अपना जो साम्राज्य है बचा के रखना है, क्योंकि वो EVM और SIR के दम पे लेकर बैठेंगे। उसके खिलाफ भी एक लड़ाई जारी है हर जगह, और वो लड़ी जाएगी। लेकिन ये लड़ाई अभी न्याय की एकदम फाउंडेशनल, इस देश के प्रियम्बल में जस्टिस लिखा हुआ है, उस जस्टिस शब्द को रिक्लेम करने की लड़ाई है। जी मुझे ये लगता है, हाँ मैं आप पे ही आ रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि आपने इसके पीछे का जो आक्रोश है उसकी बात तो की है। दूसरी बात जो मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ, अमीन तुसी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ कर सकते हो कि लोग देखो नीट ਤਾਂ एक बहुत पर्टिकुलर सैक्शन ਦਾ एग्जाम हैगा, एक पर्टिकुलर क्लास ਦਾ एग्जाम हैगा। आम लोग ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ MBBS ਦੀ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਫੈਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੀਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ JP ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਮਨ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਨਾਰਕੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਪਸਰਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਪਸਰਜ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਂਡਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਪਸਰਜ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਂਡਸ ਵੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਬੰਦਾ ਵੀ CJP ਦਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਮੂਡ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਖੋਲੇ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਐਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ मूवमेंट ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। अमीन, मेरा जो सवाल था ना आप दोनों से, बेसिकली आपने मोर्चा क्या है आपने वो बता दिया, उसके पीछे के हालात क्या हैं
उस पर बात हो गई। मैंने जैसे अभी एक अरुंधति राय का आर्टिकल पढ़ा जिसमें जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि लोग परेशान हैं, हम देख रहे हैं पिछले 12 साल से ना, तो लोगों की घर बैठे उम्मीदें बहुत बड़ी हो जाती हैं। और जैसे किसान संघर्ष में भी एक बड़े सेक्शन की बहुत बड़ी उम्मीदें हो गई थी और फाइनली जो किसान संघर्ष की डिमांड थी वो तो मान ली गई एक लंबा टाइम के बाद। पर जो लोग उम्मीद लगा के आए थे कि तेल की कीमतें कम होगी, ट्रेड यूनियन जो हैं उनके कुछ राइट्स मिलेंगे, जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट ट्रेड यूनियन थी वो भी उसमें शामिल थी, तो वो बाकी लोगों की उम्मीदें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उन्होंने ज्यादा उम्मीद लगा ली थी, या फिर वो टूटी। ज्यादा उम्मीद लगाते हैं तो टूटती भी है। तो आज मुझे ये लगता है जो नेशन वाइड एक इसका रूप दिख रहा है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगाई होगी। तो वो इसको कैसे देखें? वो अपनी उम्मीद ज्यादा लगा रहे हैं, जैसे अरुंधति राय का साफ कहना है कि ये जो कॉकरोच पार्टी है ये एक हमें तोहफा है, ये प्रोटेस्ट जो यूथ ने हमें दिया वो एक तोहफा है, पर इससे ज्यादा उम्मीद मत लगाएं, इसको जेपी मूवमेंट से कंपेयर मत करें, इसको ये जो बाकी सारी एग्जांपल हमने लिए श्रीलंका और ये, इससे कंपेयर मत करें, इससे उतनी उम्मीद लगाएं जितना ये कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि रोज़ाना सिचुएशंस बदल रही हैं और इसी को कहते हैं होपिंग अगेंस्ट दी होप। जी। शुरुआत से जब से ये 6 जून को ये पूरा जो आंदोलन है कॉकरोच जनता पार्टी का वो जंतर मंतर पर आई, देश के अलग अलग हिस्सों में गए, फिर 20 जून से वहाँ पे स्थापित होते हैं, एक धरना, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठते हैं और उसके बाद आमीन और बाकी साथियों का भूख हड़ताल भी शुरू होता है। और जो 20 जुलाई को हुआ, आप यकीन मानिए कि ये किसी ने नहीं सोचा होगा जो उस दिन हुआ। तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल बेशक जब जनरल डायर इन्हें बोला ही गया है तो ये अंग्रेज़ी हुकूमत से कम नहीं है कि जो वादे करेंगे उसकी मुखालफत भी यही करेंगे। बिल्कुल या हमारे कॉलेजेस में भी जो इनके बैठाए हुए वीसी और प्रोफेसर्स होते हैं वो भी यही करते हैं हमारे साथ। तो हमें सरकार से उम्मीद नहीं है और लोकतंत्र सरकार से नहीं चलता है, 5-5 साल में वो सरकारें बदलती रहती हैं जी। लोगों को भी ये समझना चाहिए और आई थिंक काफ़ी लोग को समझ में आ गया होगा कि सरकार और देश में बेहद अंतर होता है और लोगों का काम होता है, लोगों की जिम्मेदारी होती है देश को चलाना। तो बिल्कुल कल हमें नहीं पता क्या होगा, नहीं पता, यहीं पे बैठ के कह रहे हैं, लेकिन जब लोग लड़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर लड़े, उनकी आवाज़ को बुलंद कराएं और जितने दूर वो आवाज़ जा सकती है उतने दूर उस आवाज़ को भेजेंगे, उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो पूरी स्टेट मशीनरी है, ये पूरी स्टेट मशीनरी के पास इतनी ताकत है, ये न जाने कितना पैसा जो है प्रोपेगेंडा में लगाते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। पूरी फंडिंग जो लोग पूछ रहे थे उसका भी जवाब सोशल मीडिया ही ने दे दिया कि लोग बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो स्विगी और जोमेटो से भेज रहे हैं, इतने हद तक भेज रहे हैं कि सरकार को उनको भी इंस्ट्रक्ट करना पड़ा कि आप बंद करो वहाँ भेजना। अच्छा, ये भी हुआ है? ये भी हुआ है। Okay. तो फर्स्ट एड से लेके सैनिटरी नैपकिन से लेके पानी की बोतलें, क्या कुछ नहीं, जो जिसके बन पड़ रहा है वो कर रहा है वो इंसान इस वहाँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट को जिंदा रखने के लिए। सोचिए उसका जिंदा रहना कितना ज़रूरी है और वो कोई एक नेता जिंदा नहीं रख रहा है, वो लोग जिंदा रख रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम ये कहेंगे कि हम युवा हैं इस देश के और कल हमारा है तो हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते, इतना ही कहना चाहूंगी मैं। नहीं, इसमें मैं बस छोटी सी बात करनी है। मुझे ये पता है कि यूथ तो अपनी उम्मीद के साथ गया है, तो एक क्वेश्चन मैं साथ में जोड़ भी देता हूँ। थोड़ी सी अमीन ने बात करी, अमीन आप इसका जवाब दीजिएगा कि इनका एक कोर वोटर जो है शायद हिला है, जिसको ये कहते हैं कि जो अंकल आंटियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हैं, जो इनके सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा का शिकार हैं, और जो नीट का पेपर देने वाली क्लास है बेसिकली वही इनका कोर बेस है, खास तौर पे सो कॉल्ड हिंदी भाषी जो ये मिडिल इंडिया वाला जो सारा सेक्शन है वही इसी प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा है। तो क्या इसको इसकी परवाह नहीं, जो अभी एक बात आ रही है कि केस वापस लेने की बात हो रही है,
या फिर ये बात हो रही है कि हम मुआवजा देंगे जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, हो सकता है कल तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लें। क्या एक ये भी डर है या ये है कि जो पॉपुलेशन 2001 के बाद की पैदा हुई है वो 15 से 25 साल वाला सेक्शन पूरी इंडिया में सड़कों पे आ गया है, तो क्या इनको लगता है कि दोनों ही चीजें मिक्स है, या इससे क्या मैसेज ले रही है सरकार? आई थिंक जो वोटर बेस का आपने ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये सवाल हमने जब नोएडा मानेसर का जब पूरा एक प्रोटेस्ट उभरा था इसी साल के एकदम शुरुआत में, और तब भी सरकारों को, अलग अलग स्टेट के सरकारों को घुटने टेकने पड़े थे, तब भी एक सवाल जहन में आया था, लेकिन उसका जवाब थोड़ा निराशापूर्ण था कि पहले भी जो सरकारें थी कानून भले ही लिखे थे, लेकिन उन कानूनों को भी लागू कराने के लिए उन मजदूरों को लड़ना पड़ता था। तो अभी कुछ नया नहीं हुआ, बस ये सरकार एकदम फाशिस्ट और शेमलेस है। ये सामने से कह के बोलती है कि मतलब हम तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे, तुमसे गुलामी करवाएंगे, और फिर हमसे कहती है कि आज़ादी के नारे मत लगाओ। तो उसके बरक्स जब हम देखते हैं, जैसा कि आमीन ने भी बताया कि ये बात अब सिर्फ नीट की नहीं रही है जी। उस समय जब जनपद की सड़कों पर शाम के 5-6 बजे जब कुछ लोग दौड़ रहे थे, तो उनके ज़बानों से मैंने यही सुना कि पुलिस क्या सच में यही करती है, सबके साथ ये करती है क्या? या फिर गांव से आए हुए लोग आंदोलन के दौरान हमसे पूछ रहे थे कि आपका मैं थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लूं क्या, क्योंकि हमारे गांव में ना जेएनयू के बारे में ऐसा समझा जाता है जैसे आप लोग हैं वैसा नहीं जाना जाता। तो ये अलग अलग लोग देश भर से, कोई बहराइच से आ रहा है, कोई कहीं से, जिनके एक सवाल हम पर भी आया था कि आयशा वहाँ क्या कर रहा है। एक शक की निगाह से पूरे आंदोलन को शुरुआत से देखा गया था, लेकिन आयशा का ये स्टैंड था शुरू से कि हमें उन लोगों से बात करनी है जी। उन लोगों तक पहुंचना है, अपनी आवाज और उनकी आवाज में मिलाना है, और शायद उनके जहन में जो जहर घोला गया है सालों साल का, वो हम उनसे दूर रहकर नहीं निकाल सकते जी। तो इसलिए आयशा वहाँ शुरुआत से था, और मुझे लगता है कि कुछ तब्दीली आई होगी। बाकी तो जब पूरा ईवीएम से लेकर एसआईआर तक का मामला है, तो लड़ाई बहुत बड़ी है, नीट या शिक्षा मंत्री तक नहीं। और बाकी जो अपने उसकी बात की कॉम्पनसेशन की, तो इंसाफ की कोई कीमत नहीं होती है जी। कि जिनके बच्चे मरे हैं उनको आप कुछ करोड़ रुपए, वो भी प्रोपेगेंडा में जितना आप लगाते हैं उसके चंद ही रुपए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले इस्तीफा दिलाओ, और पूरे शिक्षा प्रणाली का जो आप निजीकरण, बेचा जा रहा है हमारी यूनिवर्सिटियों को, लगातार बेचा जा रहा है, हमारे सिलेबस बदले जा रहे हैं, ये इंश्योर कर रही है सरकार। और ये ध्यान देने वाली बात है कि बीए एमए करके कोई छात्र निकले तो वो किसी काबिल ना हो जी, बंधुआ मजदूरी करे। यूपी में अभी पिछले महीने ही कुछ 11-12 बंधुआ मजदूर को बचाया गया था। तो ये कोई अजीब बात नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है कि पढ़ाई शिक्षा का स्तर गिर रहा है, बंधुआ मजदूरी बढ़ रही है। अब ये खुले तौर पर हमें अडानी अंबानी की गुलामी करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बात मुआवजे की नहीं है, बस बात पूरे सिस्टम की है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न्याय की बात है, न्याय की मांग है जी। लास्ट विच अमीन, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੂਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿਸਇਲੂਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਪ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਮੀਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਹੋਈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DCP ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ 2024 ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ BJP ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਦਲਣ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ BJP ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕੋਰਸ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਕੀ ਛੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ BJP ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਾਇਆ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਓਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਬਸਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਰਪ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਚੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਰੀਜਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ BJP ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ। ਔਰ ਅਦਿਤੀ ਔਰ ਅਮੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।